हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि हमारा जो क्यूआर कोड क्या होता है। आपने जरूर देखा होगा दोस्तों कि जैसे कि हम ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब जो यूपीआई एप्लीकेशन होती है या फिर मान लीजिए और कोई जो एप्लीकेशन होती है या फिर मान लीजिए पेटीएम करते हैं या फिर मान लीजिए शॉप पे आते हैं और या फिर वहाँ पे हमें पेमेंट जो देनी होती है तो हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। उसके बाद हम जो पेमेंट अपनी सेंड या रिसीव करती है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई जो हमारे फ़ोन होते हैं जिसमें हम डाटा सेंड या रिसीव करना चाहते हैं वाईफाई के थ्रू, तो वहाँ पे कहते हैं कि आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और आप इससे जो कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी साइट पे लॉगिन करना हो या फिर मान लीजिए जैसे हम व्हाट्सएप वेब पे लॉगिन जाके करते हैं, मतलब ऑनलाइन जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो वहाँ पे हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप लॉगिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे मान लीजिए कि और भी जगह पर जैसे मान लीजिए हमारा आधार कार्ड होता है, वहाँ पे भी हमारा क्यूआर कोड होता है। आपने देखा होगा कई जगह प्रोडक्ट होते हैं उन पे भी जो क्यूआर कोड होता है। तो दोस्तों आखिर ये हमारा जो क्यूआर कोड होता है क्या चीज होता है और ये कैसे वर्क करता है। और दोस्तों साथ में आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पुराने जो होते थे ज्यादातर वहाँ पे बार कोड का इस्तेमाल किया जाता था, पर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे बार कोड की जगह क्यूआर कोड का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे बेस्ट साइट हैं जिन पे आप खुद का जो क्यूआर कोड बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने अपने यूआरएल का कोई क्यूआर कोड बनाना हो या फिर मान लीजिए आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल का कोई क्यूआर कोड बनाना हो या फिर मान लीजिए आपने अपने कार्ड का जो क्यूआर कोड बनाना हो वो आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा बार कोड की जगह पर क्यूआर कोड क्यों आया। तो दोस्तों वो इसलिए आया क्योंकि हमारे जो बार कोड होते थे उनमें जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो स्टोरेज होती थी और वो जो स्टोरेज होती थी वो लाइन्स के रूप में स्टोर होती थी। मतलब वहाँ पे जो हमारा ब्लैक पोर्शन होता था वो जो 1 होता था और जो व्हाइट पोर्शन होता था वो 0 वैल्यू डोनेटेड करता था। मतलब हमारी जितनी भी होती है, आपको पता है कि कंप्यूटर में जो है वहाँ पे कोई भी भाषा समझ नहीं आती, सिर्फ उसे जो बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है 0 और 1 की। तो वहाँ पे इस तरह उसे डिजाइन किया था। उसमें क्या होता था कि हमारे जितने भी मान लीजिए कोई भी डिजिट होता था, मान लीजिए 1 से लेकर 9, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो 7 नंबर के पार्ट में बटा होता था। मतलब 1 होता था तो उसकी जो थिकनेस या भी मान लीजिए कि कितनी मोटाई है या फिर मान लीजिए उसकी जो मतलब जो वो लाइन के हिसाब से मतलब साथ में डोनेटेड होती थी वो थिक और जो मान लीजिए थिन होती थी उसके थ्रू ही पता चल जाता था कि वो ये जो है 1 है 2 है 3 है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पे जो है लाइन से इस तरह वहाँ पे शो की जाती थी और ये लाइन उस तरह होंगी तो वहाँ पे वो जो स्कैनर होता था वो जो है इस तरह डिटेक्ट कर पाता था कि ये जो है कौन सा नंबर है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता था कि बार कोड जो हमारा होता है इतनी ज़्यादा जो हमारी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाता था। और साथ में दोस्तों क्या होता था कि मान लीजिए हमारा बार कोड जो है खराब हो जाता था तो वहाँ पे उसे स्कैन करना पॉसिबल नहीं था। अगर मान लीजिए उसमें एरर आती थी तब हमें नहीं पता चलता था कि इसका जो सीरियल नंबर क्या है या मान लीजिए वो जो जिस लिए वो बनाया होता था बार कोड वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती थी। तो ये इसमें दिक्कत थी। तो उसकी जगह पर दोस्तों क्या है, हमारा क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड इसलिए आया दोस्तों कि एक तो वो जो हमारे बार कोड से 10x फास्टर था और उसमें क्या था कि वहाँ पे मतलब अगर उसे हम स्कैन करेंगे तो वो जो रिस्पॉन्स है बार कोड से ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देगा। और दूसरा उसमें दोस्तों क्या था कि वहाँ पे हमारे क्यूआर कोड में जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब बार कोड से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों उसमें क्या था कि मान लीजिए थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए तो उसमें जो हमारा एरर करेक्शन होता था क्यूआर कोड के अंदर की, जिसमें हम मान लीजिए हमारा हाइयर जो सिक्योरिटी लेवल होता था या कहीं कि हाइयर जो एरर करेक्शन लेवल होता था 30% तक मान लीजिए वो खराब हो जाए तब भी वहाँ पे उसे वो सही कर सकता था। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो क्यूआर कोड बिल्कुल सही से हमें फिर दोबारा वो बता देता था कि मान लीजिए खराब होने पर भी। तो दोस्तों इसी करके हमारा जो क्यूआर कोड वहाँ पे बार कोड की जगह सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो मतलब ये एरर करेक्शन क्या चीज़ होती है सब आपको डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों ये हो गया इनमें इस करके फ़र्क कि हमारा जो क्यूआर कोड इसलिए इस्तेमाल किया था। और क्यूआर का मतलब भी होता है क्विक रिस्पॉन्स। अगर हम क्यूआर की बात करें यहाँ पे मतलब हुआ क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो इसी करके हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन होती है कुछ भी होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर क्यूआर कोड ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं कारणों से हमारा बार कोड अब निगलेक्ट हो चुका है, मतलब ज़्यादातर हम कम इस्तेमाल करते हैं और क्यूआर कोड हमारा ज़्यादातर यूज़ में आ चुका है। क्योंकि एक तो वो है जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, एक ज़्यादा उसमें हम जो डाटा स्टोर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और तीसरा वो जो है मान लीजिए खराब भी जो है थोड़ा बहुत है तो वहाँ पे एरर करेक्शन होता है, उसके अंदर लेवल होते हैं उनके जिसकी वजह से हम मान लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% भी वहाँ पे वो
खराब हो जाए तब भी इसमें जो हमारे चांस होते हैं कि हम जो उसमें जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसके बार कोड से, पर जबकि बार कोड खराब हो जाता था तो हम वहां पे उसमें से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते थे। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बार कोड होता है वो जो होता है वन डायमेंशन होता है, मतलब वो जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन स्टोरेज करके रखता है। पर जबकि दोस्तों हमारा जो क्यूआर कोड होता है वो जो होता है टू डायमेंशन होता है, क्योंकि दोस्तों वो जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जगह पे इन्फॉर्मेशन स्टोरेज करके रखता है। तो दोस्तों अब ये तो होगी बात कि हमारा जो क्यूआर कोड कैसे है बार कोड की जगह। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो क्यूआर कोड जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया था, जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया पेमेंट में, या फिर मान लीजिए हम कोई यूआरएल का करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट को ट्रेसिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, या फिर मान लीजिए हम वाईफाई की सिक्योरिटी, या फिर मान लीजिए किसी भी तरीके से जो हम क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जिसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी ही हो, मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे उस चीज़ में हम क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया। क्यों, मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ किसी को बतानी है तो आप बताएंगे और वहाँ पे क्या हुआ, क्यूआर कोड उसने स्कैन किया और वो इन्फॉर्मेशन फट से उसकी आ जाएगी। या फिर मान लीजिए किसी ने यूआरएल देखना हो, काफ़ी संख्या में कोई जगह पे यूआरएल देखना हो, तो वहाँ पे वो पहले उस पर देखेगा फिर वो टाइपिंग करेगा, तो इससे बढ़िया क्या हुआ क्यूआर कोड स्कैन करो और वो सीधा आपके उस पेज पर ले जाएगा या फिर आपको लिंक शो कर देगा। तो वहाँ पे ऐसे नहीं है कि मान लीजिए किसी ने देखना हो तो बारी बारी सर्च जाएगा, तो मान लीजिए आप किसी भी जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो क्यूआर कोड है ये कब इन्वेंटेड किया गया था और कब इस्तेमाल किया गया था और किसने इसको इन्वेंटेड किया था। तो दोस्तों ये जो इन्वेंटेड किया गया था 1994 में जो इसका यूज किया गया था, मतलब सबसे पहले इन्वेंटेड किया गया था। और ये जो डेंसो वेव ने द्वारा जो इन्वेंटेड किया था, और ये जो टोयोटा की एक सब्सिडरी कंपनी थी, वहां पे क्या किया गया था कि ऑटोमोबाइल के जितने पार्ट्स हैं उनको ट्रेसिंग के लिए इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों क्यूआर कोड जिसने जो ये बनाया था, मतलब उसके पीछे जिसका दिमाग था वो था मासाहिरो हाराका। तो दोस्तों उसने ये जो इन्वेंटेड किया था, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इसका इस्तेमाल जो फ्री वर्जन किया गया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके बाद दोस्तों ये काफी जगह पे इस्तेमाल किया जाने लगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा क्यूआर कोड होता है वो कैसे वर्क करता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी क्यूआर कोड होते हैं उनमें जो वर्जन होता है, वर्जन ये होता है कि मान लीजिए जितना वर्जन छोटा होगा वो हमारा जो क्यूआर कोड भी उतना छोटा होगा, और जितना ज्यादा हमारा वर्जन बढ़ता चला जाएगा वहां पे हमारा क्यूआर कोड भी उतना बड़ा होता चला जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा जो वर्जन 1 है, और इसमें देखिए कि ये जो होता है 21 बाय 21 पिक्सल का होता है। 21 बाय 21 पिक्सल का मतलब ये दोस्तों है कि इसमें जो है 21 स्क्वायर होते हैं, मतलब मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो 21 स्क्वायर होते हैं। तो दोस्तों इसी करके हम जो इसे 21 बाय 21 पिक्सल का जो हम वर्जन 1 जो क्यूआर कोड बोलते हैं। दोस्तों क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा वर्जन बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसमें जो हमारा क्यूआर का कोड भी साइज बड़ा होता चला जाएगा, और उसमें जो डेंसिटी भी है, मतलब ब्लॉक्स की और छोटी होती चल जाएगी। आप जैसे देखिए कि हमारा जो वर्जन 40 होता है वो जो होता है सबसे बड़ा होता है। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्जन जैसे हमारा 40 है, और यहाँ पे देखिए कि ये जो होता है मतलब पिक्सल साइज जो होता है, इसका मतलब ये लार्ज पिक्सल साइज होता है, और ये जो होता है 177 मल्टीप्लाई बाय 177 पिक्सल का ये जो हमारा क्यूआर कोड होता है, और ये सबसे बड़ा होता है। और इसमें दोस्तों जो आप इंफॉर्मेशन है, मतलब अगर हम कहें कि इसमें आप जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप ये समझ सकते हैं कि जितने पिक्सल बाय पिक्सल का हमारा छोटा ब्लॉकेज होगा वो इतनी इंफॉर्मेशन कम स्टोर कर सकता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे रेजोल्यूशन वाले होते हैं, कम रेजोल्यूशन में हमें वहाँ पे जो कम यानी कि डिटेल देखने को मिलता है, जितनी ज़्यादा हमारी हाई रेजोल्यूशन होती है वहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल देखने को मिलती है, और वहाँ पे पिक्सल भी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हमारा वर्जन 1 है, उसमें हमारा जो पिक्सल्स कम है, मतलब इस ब्लॉक के पिक्सल, और जैसे जैसे हमारा जो पिक्सल साइज बढ़ता चला जाएगा, मतलब वर्जन बढ़ते चलेंगे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी हमारी ज़्यादा स्टोरेज होगी उस क्यूआर कोड में। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो क्यूआर कोड होता है उसमें डाटा इन्फॉर्मेशन के साथ जो वहाँ पे होता है एरर करेक्शन भी होता है। मतलब एरर करेक्शन में होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बार कोड में अगर मान लीजिए खराब हो जाए तो वहाँ पे जो बार कोड हमारा कई बार रीड नहीं होता, और यहाँ पे जो क्यूआर कोड थोड़ा बहुत खराब हो जाए तब भी वहाँ पे जो हमारा जो क्यूआर कोड वहाँ पे स्कैनिंग किया था, मतलब उसमें से डाटा हम ले सकते हैं। उसमें दोस्त होते हैं कि उसमें 4 अलग अलग जो एरर करेक्शन होते हैं, एक होता है एल, एक होता है एम, एक होता है क्यू, एक होता है एच। इसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा थोड़ा सा वहाँ पे जो खराब हो गया, अगर मान लीजिए इसमें एल वर्जन है, मतलब जो हमारा वर्जन 1 में या वर्जन 2 में भी किसी में भी लगा लिए, वहाँ पे जो एल जो एरर करेक्शन कोड है जिसे हम लोस्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारा 7% जो होता है, मतलब जितना हमारा जो डाटा होता है उसका हम जो रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब 7% ऑफ डाटा बाइट्स जितना भी हमारा उसका रिस्टोर किया जा सकता है वहाँ पे डाटा। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों होता है मिड में क्या होता है कि वहाँ पे 15% जो उसका डाटा होता है वो जो वहाँ पे रिस्टोर किया है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यूआर कोड में कैसे पता लगता है कि वहाँ पे ये कौन सा लेवल है इसका। उसके बाद होता है दोस्तों कि हमारा जो क्यू जिसे हम क्वार्टाइल बोलते हैं, और वहाँ पे जो 25% हमारा जो डाटा बाइट्स कैन बी रिस्टोर हो सकता है। मतलब वहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि हमारा जो थोड़ा बहुत खराब हो गया और वहाँ पे क्यू जो सिक्योरिटी है उसके अंदर, मतलब एरर करेक्शन वाला है, तो वहाँ पे
हमारा जो 25% ऑफ मतलब जितना भी डाटा है उसका जो रिस्टोर किया जा सकता है, मतलब उसे हम पता लगा सकते हैं, वो आपको बता देगा कि इसमें क्या चीज़ है। उसके बाद दोस्तों होता है एच, जिसे हम हाई बोलते हैं, वो उसमें जो होता है 30% हमारा जो डाटा रिस्टोर किया जा सकता है। तो दोस्तों पर वहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जो हमारा हाई होता है उसमें जो होती है हमारी जो एरर करेक्शन तो काफ़ी आती है, पर वहाँ पे हम जो डाटा स्टोरेज कम कर सकते हैं, मतलब जो लोएस्ट वाला जो हमारा होता है उसके मुकाबले, क्योंकि उसमें जो एरर करेक्शन कोडिंग होगी वो काफ़ी होगी और जिसकी वजह से हम वहाँ पे डाटा स्टोरेज करने की वहाँ पे कम जगह मिलेगी। तो दोस्तों ये हमारी चीज़ होती है। उसके बाद दोस्तों हम जो जैसे मैंने बताया कि वर्किंग के ऊपर मैंने आपको सबसे पहले ये एरर करेक्शन इस करके लिए बताया ताकि आपको पता हो कि उसमें जो है मान लीजिए खराब हो जाता है तो वो जो है उसमें कितना डाटा जो रिस्टोर किया जा सकता है। और दोस्तों साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर जो हम जो ये वर्जन होते हैं मतलब 40 जो मतलब ये जो हम मैक्सिमम करेक्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 40 वर्जन 40 है और एल उसमें जो एरर करेक्शन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि मान लीजिए वहाँ पे जितना वर्जन लो होगा एरर करेक्शन का एल वाला है तो उसमें हम मैक्सिमम करेक्शन कर सकते हैं। और मान लीजिए मिड हुआ क्या हुआ फिर एच हुआ, एच में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मान लीजिए कि हमारा हाई हुआ वहाँ पे मतलब एरर करेक्शन लेवल, तो हम वहाँ पे डाटा स्टोरेज नहीं कर सकते। तो मैं 40L की बात कर रहा हूँ कि इसमें हम जो मैक्सिमम जो है कितने हम जो करेक्टर मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसमें बढ़ सकते हैं वो बढ़ सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं वो कर सकते हैं 7089 करेक्टर कर सकते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक जो कर सकते हैं मतलब ABC और जो प्लस माइनस मिलाकर या फिर मान लीजिए जितने भी होते हैं स्पेस को भी मिलाकर तो वो कर सकते हैं 4296। और यहाँ पे मान लीजिए बाइनरी कोड हुआ मतलब बाइनरी में कोई भी हम कोड बढ़े हैं ISO स्टैंडर्ड होते हैं उनके हिसाब से तो वो बढ़ सकते हैं 2953। और जो कांजी में बढ़ सकते हैं वो मतलब जो चाइनीज लैंग्वेज होती है वो जो उसमें बढ़ सकते हैं वो बढ़ सकते हैं 1817। वैसे हम इस लैंग्वेज का इतना इस्तेमाल नहीं करते, हम ज़्यादातर इंग्लिश में अल्फा न्यूमेरिक का ज़्यादातर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब वहाँ पे जो हम अल्फ़ाबेट का मतलब इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे न्यूमेरिक होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके कम्बिनेशन से हम जो इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ें तो हम ज़्यादातर वही इस्तेमाल करते हैं। तो हम ज़्यादातर मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज कर सकते हैं वो कर सकते हैं 4296। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारा QR कोड होता है मतलब वो कैसे वर्क करता है, मतलब उसमें जो पार्ट्स होते हैं मतलब QR कोड जब उसे स्कैनिंग करता है तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है, मतलब वो क्या क्या चीज़ चेक करता है और किस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं QR कोड को। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि हमारा आपने देखा होगा कि जो QR कोड होता है उसमें वहाँ पे एक जो क्वाइट जोन होता है, मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा बिल्कुल खाली खाली होता है, उसमें जो जितना भी QR कोड स्टार्ट होता है उससे जो वहाँ पे क्वाइट जोन बोला जाता है। उसे क्वाइट जोन इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि वहाँ पे उसे अंडरस्टैंडिंग कर सके हमारा जो फोन है कि यहाँ पे इसके अंदर जो QR कोड हमारा स्टार्ट होता है। क्वाइट जोन से बाद दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे वहाँ पे मतलब जो इतने भी हमारे वर्जन होते हैं, चाहे मान लीजिए वर्जन 1 हो, वर्जन 2, वर्जन 3 या वर्जन 140 हो, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे जो स्केयर टाइप होता है मतलब एक जो ब्लैक लाइन होती है फिर उसके अंदर एक और स्केयर होता है ब्लैक रंग से, और उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, टॉप जो राइट कॉर्नर होता है और जो हमारा जो बॉटम में जो लेफ्ट कॉर्नर होता है वहाँ पे आपने स्केयर देखेंगे, उसे हम दोस्तों बोलते हैं वहाँ पे फाइंडर पैटर्न्स। तो दोस्तों ये जितने भी स्केयर्स होते हैं ये वो जो बताते हैं हमें कि हमारा जो कोड है वो उसकी आउटसाइड बाउंड्री कितनी है, मतलब उसमें जो वहाँ पे जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तक है, मतलब जब आप स्कैनिंग करते हैं फोन से तो वहाँ पे से पता चलता है कि इसकी जो बाउंड्री यहाँ तक है और मुझे यहीं तक इसमें स्कैनिंग करना है कि इसमें डाटा क्या है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है अलाइनमेंट पैटर्न। अलाइनमेंट पैटर्न में दोस्तों क्या आता है कि वहाँ पे QR कोड जो होता है हमारा उसके अंदर आपने बॉक्स टाइप देखा होगा मतलब इस तरह का, उसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट पैटर्न। अलाइनमेंट पैटर्न का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए हमारा छोटा QR कोड है तो उसे पता चल जाए कि मान लीजिए हमारा जो वो मान लीजिए QR कोड थोड़ा टेढ़ा है या फिर मान लीजिए ट्विस्ट हुआ है या कुछ मान लीजिए इस तरह, तो उसे पता चल जाए कि ये जो है सीधा है बिल्कुल, तो इसी करके वो जो है वहाँ पे अलाइनमेंट पैटर्न दिया होता है। पर मान लीजिए हमारा वर्जन 1 है उसके अंदर नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है, तो वहाँ पे मान लीजिए अगर वो जितना बड़ा होगा तो वहाँ पे कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमारे जितने ज़्यादा QR कोड बड़े होते हैं वहाँ पे तो अलाइनमेंट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ताकि उसकी पता चल जाए कि ये अलाइनमेंट इसकी जो बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं, बिल्कुल सीधा है कि नहीं है, ताकि वो जो स्कैनर है अच्छी तरह से उसे रीड कर पाए और वो अच्छी तरह से आपको रिजल्ट दे पाए। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा टाइमिंग पैटर्न्स होता है वो क्या चीज़ होता है। टाइमिंग पैटर्न्स का यहाँ मतलब होता है कि हमारा जो डाटा है वो कितना ज़्यादा लंबा है। वो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे टाइमिंग पैटर्न्स होते हैं वो जो हमारे जो फाइंडर ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में जो हमारा टाइमिंग पैटर्न्स होता है, और ये जो होता है मान लीजिए छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ सब में इस तरह ही होता है, और उसमें जो सभी पैटर्न इस तरह होता है, मतलब उसमें फिक्स होती है, ये एक जो होता है ब्लैक होता है, एक जो व्हाइट होता है, मतलब ये फिक्स होता है, मतलब जिसे हम टाइमिंग पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है वो आता है वर्जन इन्फॉर्मेशन। वर्जन इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या होता है कि वहां से पता चलता है कि वर्जन 1 है, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, मतलब 40 तक सबका जो वर्जन का जो पैटर्न होता है सबका अलग अलग होता है। तो दोस्तों
वहाँ पे क्या होता है कि हमारा मतलब स्केयर होता है, मतलब जो हमारा राइट अपर कॉर्नर होता है, मतलब मान लीजिए, और जो हमारा बॉटम में जो लेफ्ट स्केयर होता है, मतलब वहाँ पे उसके ऊपर जो वहाँ पे देता है कि इसका वर्जन इन्फॉर्मेशन क्या है। मतलब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे और यहाँ पे इसकी वर्जन इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि इसमें वर्जन कौन सा है। और उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली चीज होती है वो होता है फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं स्केयर के पास जो ये ब्लॉक्स बने होते हैं इस तरह के, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन। इसी में दोस्तों बहुत चीज होती है, मतलब इसी में होता है कि हमारा जो इसी लेवल कौन सा है, इसी में हमारे दोस्त होता है कि हमारा जो मास पैटर्न क्या है, और इसी में दोस्तों होता है कि हमारा जो फॉर्मेट एरर जो हमारा बाइट्स डाटा होता है वो क्या चीज होता है, और इसमें जो हमारा जो फॉर्मेट एरर करेक्शन क्या चीज है। मतलब इसमें सभी चीजें इसी से पता चलती है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी में देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर करेक्शन लेवल भी दिया हुआ है कि LMQH जो होता है, मतलब ये जो हमारा किस तरह दिया होता है, मतलब इनसे आप पता लगा सकते हैं कि जैसे दोनों ब्लैक हैं तो वो जो है लो लेवल का वहां पे है, मतलब एरर करेक्शन लेवल है। फिर उसके बाद दोस्तों मास्क का, जैसे आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि मास्क पैटर्न आप देखिए कि इसके साथ में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि यहाँ पे तीनों ब्लैक हैं तो वो 0 0 हुआ। ऐसे मान लीजिए कि उसमें जैसे 2 ब्लैक हैं और 1 वाइट है तो वो 0 0 1 हुआ। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। आप दोस्तों देखिए कि इनमें सभी में दिया हुआ है कि जो पैटर्न है, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 0 है तो 0, मतलब जो मास पैटर्न होगा उसका 0 वाला होगा। अगर मान लीजिए 0 0 1 है तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है तो वो जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल्स में होगा, मतलब उसका जो पैटर्न। तो ये जो है वो पैटर्न दिखाई जाते हैं जहाँ पे मतलब मान लीजिए कि हमारा जो ब्लॉक है कौन सी रो में या मान लीजिए कौन से कॉलम में जिस मास पैटर्न से हिसाब से होगा वो उस हिसाब से इन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमें उसकी जो प्रॉपर है रीडर को, मतलब यानी कि हमारे जो स्कैनर को पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू किस तरह यहाँ पे लिखी हुई है, जिससे उस हिसाब से हमें पता चल जाए। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा मास पैटर्न। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन में जो हमारा यहाँ पे जो एरर करेक्शन लेवल कैसे पता चलता है कि वो कौन सा है, और साथ में मास पैटर्न कैसे पता चलता है, और साथ में दोस्तों वहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है बाकी वो भी कैसे होती है, इससे आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं। मतलब आपको इतने पढ़ने की लोड नहीं है, पर मैं ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये चीज किस लिए होती है। अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि उसका वर्जन इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलता है, और वहाँ पे उसके अलावा मतलब ये टाइमिंग पैटर्न क्या होता है, और उसमें जो बाकी जो चीज होती है मतलब आप समझिए कि वो जो होती है हमारी डाटा इन्फॉर्मेशन होती है। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने जब डाटा रीड करना होता है कैसे करते हैं, तो दोस्तों हमारा डाटा रीड जो होता है बिल्कुल एंड से होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हमारा जो चलता है मतलब जिगजैग के थ्रू चलता है, मतलब स्नेक टाइप चलता है, और वहाँ पे उसका जो पैटर्न चलता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो बाइनरी में होती है या फिर बिट्स में जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एक बिट्स का वहाँ पे 1 बाइट बनता है, तो वहाँ पे उस तरह इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोरेज होती है। तो दोस्तों जब भी हम QR कोड स्कैन करते हैं वो इसी करके फास्ट स्कैनिंग करता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे फाइंड पैटर्न्स होती हैं या और क्विट जोन होती है, और मान लीजिए अलाइनमेंट पैटर्न होता है, और फिर उसके बाद टाइमिंग होता है जिसमें डाटा स्टोरेज होता है, मतलब जिसके अंडर जो डाटा हमारा स्टोरेज होता है। उसके बाद जैसे मैंने वर्जन इन्फॉर्मेशन जो हमारा फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एरर करेक्शन लेवल की, मास पैटर्न की, और जो हमारा एरर करेक्शन लेवल कौन सा है वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो वो बहुत जल्दी फाइंड कर लेता है वहाँ पे क्विक स्कैन के जरिए। और दोस्तों आपको इतनी ये तो लेने की जरूरत नहीं कि इसका वर्जन कौन सा आप स्कैनिंग करिए, सिर्फ ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है सब कुछ, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम जो अपना डाटा स्टोरेज है मतलब वो न्यूमेरिक में स्टोरेज करते हैं या फिर अल्फा न्यूमेरिक में स्टोरेज करते हैं, या फिर मान लीजिए हम बाइट्स में डाटा स्टोरेज करते हैं, वहाँ पे कुछ भी डाटा स्टोरेज मान लीजिए कुछ भी करते हैं, या फिर मान लीजिए हम जो कांजी लैंग्वेज वो हम इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें हम मान लीजिए डाटा स्टोर करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब रीडिंग करते हैं, मतलब जो हमारा जिगजैग का मोशन होता है जब हमारा नीचे शुरू होता है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे कि आप लास्ट में देखिए तो वहाँ पे पता चलता है कि जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे बाइनरी लैंग्वेज में होता है, तो मान लीजिए 0 0 जब 1 होता है तो मान लीजिए 1 है तो वो न्यूमेरिक है। ऐसे मान लीजिए जब वो बॉक्स है मतलब यानी कि जैसे मैंने बता दिया है कि वहाँ पे हम जो ब्लैक होता है 1 करते हैं और जो व्हाइट होता है उसे 0। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो हमारा ब्लॉक है मतलब 0 0 1 0 है तो वहाँ पे मान लीजिए अल्फा न्यूमेरिक है। और मान लीजिए जब हमारा हुआ कोड मतलब जब बाइनरी में होगा 0 1 0 0 तो वहाँ पे दोस्तों हमारा 4 आया, तो उसमें हमारा क्या हुआ कि वहाँ पे हमारा जो डाटा स्टोरेज है वो बाइट्स में। बाइट से बाद दोस्तों बाद वहाँ पे होता है कि हमारा जो डाटा है बाइट्स में स्टोरेज है। तो मान लीजिए हमारा 8 बिट का जो वहाँ पे 1 बाइट बनता है तो वहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है, तो दोस्तों वहाँ पे हमारा जो बिट्स में स्टोरेज होती है, तो वहाँ पे आप देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ जैसे NABK मतलब N का मतलब न्यूमेरिक, A का अल्फाबेटिक, B का मतलब यहाँ पे हुआ कि हमारा बाइट्स में मतलब या बाइनरी में स्टोरेज हुआ है। और मान लीजिए K है जो काजी लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ वर्जन 1 से 9, वर्जन 10 से 26 और फिर बाद मान लीजिए वर्जन 27 से 40। तो यहाँ पे देखिए उसमें दिया हुआ है कि अगर जो वैल्यू यहाँ पे इतनी आई तो उस हिसाब से उसमें जो डाटा है मतलब उस बिट्स में स्टोरेज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 से 16 तक मतलब बिट्स में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे N जो 10 है मतलब वर्जन मान लीजिए वर्जन 1 से 9 है, तो
तो हमारा जो वर्जन 3 है जिसमें हम ये इनकोडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी जो 8 आ रहा है, मतलब यानी कि जो इसके अंदर तो हमारा मतलब है जो 8 बिट्स में यहाँ पे डाटा स्टोरेज है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जिगजैग चलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो हमारा क्या लिखा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो फाइंडर पैटर्न है, अलाइनमेंट पैटर्न और जो टाइमिंग पैटर्न को छोड़ के और ये वर्जन इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन को छोड़ के जो बाकी चीज होती है वो जो हमारा आता है डाटा होता है। तो दोस्तों उससे बात क्या होता है कि जब हमारा जो स्कैनर होता है जब उसे स्कैन करता है तो फट से इन्फॉर्मेशन वहां से ले लेता है कि इसके अंदर क्या चीज लिखी है। दोस्तों हमारा इस तरह जो QR कोड वहां पे जो काम करता है, मतलब ये जो होता है मिली सेकंड में होता है, तभी तो हमारा जो बार कोड होता था इतने जल्दी स्कैन नहीं होता था। पर यहाँ पे हमारे जो QR कोड जो होता है वो 10x उससे फास्टर होता है, और साथ में दोस्तों इसमें जो वैल्यू भी हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। और मान लीजिए जब खराब भी हो जाए थोड़ा बहुत तब भी हम जो वहाँ पे डाटा रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब जितना ज़्यादा लेवल हाई होगा उतना ज़्यादा हम डाटा रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपने खुद का QR कोड बनाना, उसके लिए जो बेस्ट साइट कौन सी होती है। मान लीजिए आपने कोई URL का जो QR कोड बनाना है, या फिर मान लीजिए टेक्स्ट मैसेज का QR कोड बनाना है, या फिर मान लीजिए अपने फोन नंबर का QR कोड बनाना है, या फिर मान लीजिए अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, मान लीजिए उसके अंदर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल ID सब कुछ का आपने QR कोड बनाना है कि आपका QR कोड स्कैन करें और उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाए। उसका QR कोड बनाना है, मान लीजिए कार्ड का बनाना आपको QR कोड, या फिर मान लीजिए कि आपने जो SMS का QR कोड बनाना है, या फिर मान लीजिए किसी और चीज का बनाना है, या फिर मान लीजिए कोई लिंक का आपने ये प्रोडक्ट का QR कोड बनाना है, तो उसके लिए जो बेस्ट साइट मानी जाती है वो होती है एक हमारी जो QR कोड जनरेटर.com होती है, और उसके बाद होती है द QR कोड जनरेटर.com, या फिर जो हमारी जो अगली साइट होती है वो होती है QR कोड monkey.com। उसके बाद दोस्तों जो अगली बेस्ट साइट होती है जहाँ पे आप अपना जो खुद का QR कोड जनरेट कर सकते हैं वो जो होती है GoQR.me। तो दोस्तों ये जो होती है बेस्ट साइट होती है। और मान लीजिए आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू जो QR कोड कोई जनरेट करना, तो वहाँ पे बहुत आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी, पर आप दोस्तों देखें कि वो ट्रस्टफुल होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे QR कोड का वहाँ पे जनरेट करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।